नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में जिसे हम तैयार कर रहे हैं यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 के लिए। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना या अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हुए 11th क्लास तक आ चुके हैं। 11th क्लास की सेकंड बुक वर्तमान में गतिमान है। एक मैसेज मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस 1 के जितने भी पेपर हैं अब तक हुए हैं 1991 से 2022 तक, तो उनको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें भूगोल विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम माने कि भूगोल विषय से किसी प्रश्न पत्र में 20 या 25 प्रश्न आए हैं, जैसे 25 प्रश्न आए हैं तो उसमें से आप ये पाएंगे कि 20 से ज्यादा प्रश्न अकेले एनसीईआरटी से हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाकर के आकलन कर सकते हैं, खुद जाकर के इन चीजों को देख सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करना या उसको बिल्कुल ये समझना कि ये क्लास 6 की किताबें हैं, 6 की किताबें हैं, 7 की, 8 की, इनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो 11th क्लास तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी ही 12th क्लास की बुक भी जो है आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी का जो धरातल होता है, सरफेस जो होता है, उस पर अलग अलग प्रकार के विन्यास आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कुछ अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाएं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं पृथ्वी की धरातल पर या पृथ्वी के अंदर, उनके कारण धरातल पर अलग अलग प्रकार के विन्यास पाए जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें आपको इन चीजों के बारे में कि अंतर्जात प्रक्रियाओं से कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण होता है, बहिर्जात प्रक्रियाओं से कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण होता है, उसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली हमको ये समझना है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है, उसका सोर्स क्या है। तो उसके सोर्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत वे हैं जिनसे हमको जानकारी बिल्कुल कह सकते हैं हम भौतिक रूप में जिनसे हमको जानकारी मिलती, जैसे चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाती हैं बहुत सारी, खनन के जो प्रोसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, ज्वालामुखी से जब बहुत सारा मैग्मा या लावा जो निकलता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो प्रत्यक्ष जानकारी है जो हमको दिख रही है। जैसे ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग यानी जो भी तेल की जो भी ड्रिलिंग करी जाती है नीचे से खोद करके, यानी समुद्र तटीय या अपतटीय क्षेत्रों से जो भी कूपन के द्वारा, भेदन के द्वारा जो वहां से तेल निकाला जाता है, वो भी एक पृथ्वी के अंदर की हमको जानकारी देता है, क्योंकि तेल कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी के अंदर से हम निकाल रहे हैं उसको। ठीक है, चट्टाने जो है ये भी पृथ्वी के बारे में जानकारी दे रही हैं हमको, खनन जो है ये भी पृथ्वी के बारे में जानकारी दे रहा है, वहां से जो भी हमको एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं, वहां से जो भी हमको तत्व प्राप्त हो रहे हैं, उससे पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ ना कुछ हमको जानकारी मिलती है। तो ड्रिलिंग भी जो है दो तरीके से की जाती है, एक डीप ओशियन ड्रिलिंग कहते हैं, एक को इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, एक फैक्ट है बड़ा महत्वपूर्ण कि सबसे गहरी ड्रिलिंग अब तक कहां पर की गई है, तो ये आर्कटिक महासागर में एक कोला क्षेत्र है, वहां पर सबसे गहरी ड्रिलिंग अब तक की गई है। लगभग 12 किलोमीटर गहराई के अंदर ही पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक वो ड्रिलिंग जो है की गई है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जैसे गहराई के साथ साथ में पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का घनत्व है, इसके अलावा जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसमें गहराई में जैसे जैसे हम चलते जाते हैं तो उसमें वृद्धि होने लगती है, उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। तो ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी की। इसके अलावा जो उल्काएं होती हैं, कभी कभी उल्काएं पृथ्वी की तरफ आ जाती हैं, धरातल पर गिरती हैं और बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण कर देती हैं। तो उन उल्काओं के अध्ययन से, या वो उल्काएं किस चीज से बनी हुई हैं, तो इससे भी हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं या पृथ्वी की संरचना के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण हो गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, भूकंप हो गया, ये भी पृथ्वी के बारे में जानकारी हमको कुछ न कुछ देते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्रुवों पर ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कम और ज्यादा होने की जो डिफरेंसेस है, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय विसंगति। ठीक है, अब भूकंप के बारे में बात करेंगे कि भूकंप किस तरीके से हमको पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले जानें कि भूकंप होता क्या है, अर्थक्वेक किसको कहते हैं। पृथ्वी में कंपन, पृथ्वी में एक तरह का क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। और उस कंपन का कारण क्या होता है कि जो भ्रंश या दरारें होती हैं पृथ्वी की अंदर, पृथ्वी की सतह पर जो भ्रंश या दरारें होती हैं, उन दरारों के किनारों से जो एनर्जी है उसका फ्लो होता है, एनर्जी बहती है। ठीक है, ऊर्जा का निकलना होता है। और जब ऊर्जा निकलती है भ्रंश या दरारों के किनारों से, तो वो जो शैलें होती हैं या जो दरारें होती हैं, दरारों से जुड़ी हुई जो शैलें हैं, शैलों में क्या हो जाती है, गति
हो जाती है, विपरीत दिशा में गति करने लगती हैं, जिससे ऊर्जा तरंगें निकलती हैं और पृथ्वी पर कंपन होने लगते हैं, जो आगे चल करके भूकंप का रूप ले लेते हैं। एक पॉइंट आता है कि भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र क्या होता है। भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र, इसको हम कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। तो भूकंप का उद्गम केंद्र वह केंद्र होता है जहां से एनर्जी निकलती है, जहां से ऊर्जा निकलती है। भूकंप की ऊर्जा जिस स्थान से निकल रही है उसको कहेंगे हम भूकंप का उद्गम केंद्र। और एक और टर्म आता है, इनमें दो में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र दोनों अलग अलग होते हैं। उद्गम केंद्र का मतलब है फोकस या हाइपोसेंटर, अधिकेंद्र का मतलब है एपिसेंटर। अधिकेंद्र होता है, जैसे मान के चलिए ये जो है भूकंप का उद्गम केंद्र है, तो इसी के 90 डिग्री कोण पर बिल्कुल ठीक ऊपर निकटतम बिंदु जो होता है, ठीक है, वो होता है अधिकेंद्र आपका। तो अधिकेंद्र को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि भूतल पर उद्गम केंद्र के निकटतम बिंदु जो उद्गम केंद्र के कहां हो, बिल्कुल ठीक 90 डिग्री कोण पर हो, उसको क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि भूकंपीय तरंगें सबसे पहले कहां पर महसूस की जाती हैं, कहां पर उनको फील किया जाता है। तो ये भूकंपीय तरंगें जो होती हैं सबसे पहले अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर ही महसूस की जा सकती हैं। इसके बाद में भूकंपीय तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, ये दो भागों में इनको हम बांटते हैं भूकंप की तरंगों को। एक आपका भूगर्भिक तरंगें हो गया, एक आपकी धरातली तरंगें हो गया। भूगर्भिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर गति कर रही हैं, और धरातली तरंगें वे हैं जो पृथ्वी के धरातल पर गति करती हैं, ठीक है। तो भूगर्भिक तरंगें सबसे पहले देखते हैं। जो भी हमारा उद्गम केंद्र होता है, उस उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्ति के दौरान जो उत्पन्न तरंगें होती हैं वो कहलाती हैं भूगर्भिक तरंगें। धरातली तरंगों के बारे में अगर बात करें तो भूगर्भिक तरंग और धरातल पर जो शैलें या चट्टानें विद्यमान होती हैं उनके बीच में जो भी क्रिया होती है, उन क्रिया के फलस्वरूप पैदा होती हैं धरातली तरंगें। भूगर्भिक तरंगें जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर सभी दिशाओं में गति करती हैं, सभी दिशाओं में फैलती हैं। पृथ्वी के अंदर वाली तरंगों की बात हो रही है। भूगर्भिक तरंगें जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर के सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, गति करती हैं। और जो धरातली तरंगें होती हैं उनका पृथ्वी के अंदर से कोई लेना देना नहीं है, वो धरातल पर ही, धरातल के साथ साथ जो सरफेस है पृथ्वी का उसके साथ साथ गति करती हैं, ठीक है। धरातली तरंगों के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो भूकंप लेखी होता है, जिस पर कह सकते हैं भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है, तो भूकंप लेखी पर अंत में सबसे सबसे लास्ट में जाकर के ये अभिलेखित होती हैं। मतलब भूकंप लेखी इनको सबसे लास्ट में कैच कर पाता है, भूगर्भिक तरंगों को सबसे पहले कर लेता है। इसके अलावा धरातली तरंगें होती हैं वो भूगर्भिक तरंगों की अपेक्षा ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इससे सेलों में विस्थापन हो जाता है और सेलों के विस्थापन से पृथ्वी पर हलचल होती है, जिससे जो मकान वगैरह होते हैं, इमारतें वगैरह जो होती हैं वो गिर जाती हैं। अब भूगर्भिक तरंगें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी तरंगें और सेकेंडरी तरंगें, ठीक है। भूगर्भिक तरंगों के दो प्रकार हैं, एक पी तरंगें, एक एस तरंगें। यानी पी का मतलब है प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, इनको प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। और एस तरंगें मतलब सेकेंडरी वेव्स, इनको द्वितीयक तरंगें भी कहा जाता है। हालांकि जब आप 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने इन चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ें हमको मिलती चली जाती हैं। तो पी तरंगों के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होती हैं। पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है, मतलब इनका जो गुण होता है वो बिल्कुल ध्वनि तरंगों जैसा होता है। और ये चाहे गैस माध्यम हो आपका, चाहे तरल माध्यम हो, चाहे ठोस माध्यम हो, तीनों तरह के माध्यमों से गुजरने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। यानी पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें चाहे गैस हो, चाहे तरल हो, चाहे ठोस हो, तीनों पदार्थों से गुजरने की शक्ति इनके अंदर होती है। जबकि जो द्वितीयक तरंगें होती हैं, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अवधारणात्मक प्रश्न के रूप में आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या अंतर है कि ये जो है प्राइमरी तरंगें होती हैं गैस तरल ठोस तीनों से निकल सकती हैं, और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं केवल ठोस पदार्थों से ही गमन कर सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सभी प्राकृतिक भूकंप जो होते हैं वे स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल को क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। तो जितने भी प्राकृतिक आपदा के रूप में जो भूकंप आता है वो लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल में ही आता है, और ये प्रभावित करता है धरातल की लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है। और भूकंप मापी यानी भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र या शैडो जोन इसको कहते हैं। छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं छाया क्षेत्र? तो यह एक ऐसा एरिया है जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग किसी भी यंत्र के द्वारा अभिलेखित न की जा सके। मतलब कोई भी भूकंपीय मापक यंत्र जो होता है वो भूकंप की तरंगों को जहां पर
दिखा नहीं सके या जहाँ पर उसको कैच नहीं कर सके या जिसके बारे में कोई उसको पता नहीं चले, यंत्र भी फेल हो जाए, तो वो क्षेत्र जो होता है वो शैडो जोन कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि जो शैडो जोन होता है वो भूकंप अधिकेंद्र से कितने बीच के एरिया के बीच होता है। तो वो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, कहाँ से? भूकंप के अधिकेंद्र से। अभी मैं इमेज के द्वारा भी इस चीज को आपको बताऊंगा। भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर होता है, उससे 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है वो शैडो जोन होता है, छाया क्षेत्र होता है। यहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग जो है वो गमन नहीं करती है या भूकंप मापी द्वारा अभिलेखित नहीं की जाती है। ठीक है। सिस्मोग्राफ जो होता है, जो भूकंप मापी होता है, 105 डिग्री से अंदर का जो एरिया होता है, उस एरिया में चाहे वो प्राथमिक तरंगे हैं चाहे एस तरंगे हैं, दोनों तरंगों का अभिलेखन सिस्मोग्राफ के द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम 145 डिग्री से बाहर चले जाते हैं तो वहां पर द्वितीयक तरंगें हमको दिखाई नहीं देती हैं, केवल प्राथमिक तरंगें ही वहां पर भूकंप मापी द्वारा अभिलेखित की जाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे अभी जो मैं 145 और 105 डिग्री के बीच के क्षेत्र की बात कर रहा था, तो जो प्राइमरी तरंगों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो इमेज आपको दिख रही है ये प्राइमरी तरंगों के छाया क्षेत्र की इमेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 105 डिग्री, ये 105 डिग्री, ठीक है, और ये 145, ये 5 से चलेंगे इधर तो ये 45 तक, इधर से 5 चलेंगे तो 45 तक। तो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इस साइड में भी आपको बिल्कुल ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तरंगें आ रही हैं, भूकंपीय तरंगें, यहाँ से आप देखेंगे ये तरंगें जो आ रही हैं ये सीधी निकल जा रही हैं। ठीक है। ये क्रोड से होकर के, पृथ्वी के क्रोड से होकर के सीधी निकल जा रही हैं, या फिर इस क्रोड से लेफ्ट और राइट में, दोनों साइड में इस तरीके से निकल जा रही हैं। मतलब इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे अगर आप 105 डिग्री से इधर, 105 डिग्री से इधर, तो मतलब 105 डिग्री से कम वाला क्षेत्र है। 105 डिग्री से ज़्यादा वाला क्षेत्र इधर 145 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको तरंगें जो हैं वो अभिलेखित नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर तरंगें आपको दिखाई नहीं देंगी। जैसे 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच में प्रत्यक्ष पी तरंगों का अभाव यहाँ पर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर भूकंप मापी जो होता है पी तरंगों को अभिलेखित नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये पी तरंगों का क्या हो गया? शैडो जोन हो गया, छाया क्षेत्र हो गया। इससे आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में दूसरा डायग्राम है, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। ठीक है। एस तरंगों का शैडो जोन है। तो यहाँ पर जो तरंगें आती हैं 105 डिग्री से आगे आपको पी तरंगें दिखाई नहीं देंगी। 105 डिग्री से जब आगे बढ़ते हैं तो छाया क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है एस तरंगों का, यानी भूकंप मापी जो होता है वो एस प्रकार की तरंगों को अभिलेखित नहीं कर पाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब बात करते हैं भूकंप के प्रकारों की। तो भूकंप जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विवर्तनिक या टेक्टोनिक हो गए। विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप जो होते हैं इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, यानी पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो विवर्तनिक प्रकार के होते हैं। टेक्टोनिक जो कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं या पृथ्वी के धरातल पर जो अलग अलग प्लेटें मौजूद हैं उन प्लेटों में हलचल के कारण जो विवर्तनिक भूकंप होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में ये उत्पन्न होते हैं। कारण क्या है कि जैसे जो भ्रंश तल होता है, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकने से उत्पन्न जो है भूकंप होते हैं वो टेक्टोनिक भूकंप कहलाते हैं। ज्वालामुखी जन्य वे होते हैं जो ज्वालामुखी के, जब ज्वालामुखी में क्या होता है, उद्गार होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो वोल्केनिक होते हैं। और ये जनरली आते हैं जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ज्वालामुखी सक्रिय रूप में पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। न्यात भूकंप अत्यधिक खनन कार्यों से प्रभावित होते हैं, यानी जब खनन क्षेत्र में अत्यधिक खानों से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं या खनन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है तो वहां पर इस प्रकार के भूकंप के आने की संभावना रहती है, जिसको नियात भूकंप कहा जाता है। विस्फोट, जैसे परमाणु परीक्षण हो रहा है, रासायनिक विस्फोट किए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो विस्फोट आता है उसको हम एक्सप्लोशन भूकंप कहते हैं। एक्सप्लोशन, ठीक है, विस्फोट भूकंप उसको कहते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बड़े बड़े बांध निर्मित किए जाते हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो उस क्षेत्र में भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। और बांध जनित जो भूकंप होते हैं, यानी बांध वाले क्षेत्र में जो भूकंप होते हैं उनको हम बांध जनित भूकंप के नाम से जानते हैं। रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक इनको कहा जाता है। भूकंपों की माप अगर बात करें तो भूकंपीय तीव्रता क्या है? भूकंपीय तीव्रता है भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा। इसको मापा जाता है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर खाने बने होते हैं 0 से लेकर के 10 तक के। ठीक है। तो एक तो आपका रिक्टर स्केल हो गया, एक आपका मर्केली स्केल हो गया। ये दोनों ही पैमाने जो हैं भूकंपीय तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
जनरली आपको रिक्टर स्केल सुनने को मिलता है और ज़्यादातर जो भूकंप होते हैं वो रिक्टर स्केल पर ही मापे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मर्केली स्केल भी जो पैमाना है ये भी भूकंपीय तीव्रता के मापन का है। तो यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनता है कि रिक्टर स्केल पर जो खाने होते हैं या कॉलम होते हैं वो 0 से लेकर के 10 तक होते हैं। मर्केली स्केल पर जो खाने होते हैं वो 1 से लेकर के 12 तक होते हैं। और इन्हीं स्केलों की सहायता से, इन्हीं पैमानों की सहायता से आघात की तीव्रता और गहनता का मापन किया जाता है। भूकंप के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं उनको देख लीजिए यहाँ से। भूकंप से प्रभावित जो घटनाएं हैं वो हैं, भूमि हिल सकती है, ठीक है, धरातल में विसंगति उत्पन्न हो सकती है, यानी जो पर हमारा सरफेस है वो उलट पुलट सकता है, उसमें दरारें पड़ सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है, ठीक है, मृदा द्रवण हो सकता है, जो ग्लेशियर्स पर बर्फ होती है, बर्फ के जो भी ग्लेशियर हैं, हिमानियाँ हैं, उनमें क्या हो सकता है, बर्फ सरक सकती है, हिमस्खलन इसको कहेंगे। धरातल एक साइड में झुक सकता है और धरातल का विस्थापन हो सकता है, बाढ़ की समस्याएं आ सकती हैं, आगों की दिक्कतें हो सकती हैं, सुनामी पैदा हो सकती है, इमारतें टूट सकती हैं, वस्तुएं गिर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, भूकंप के प्रभाव हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से देखते हैं। केवल भ्रंश के समीप क्षेत्र ही तीव्र झटके महसूस करते हैं, यानी जहाँ पर पृथ्वी के अंदर दरार वाला क्षेत्र होता है या भ्रंश वाला क्षेत्र जो होता है, या पृथ्वी के धरातल पर जो अलग अलग भ्रंश बने हुए हैं, उनके पास का या समीपवर्ती क्षेत्र जो होता है वहीं पर भूकंप के सबसे ज़्यादा तेज झटके महसूस किए जाते हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। जनरली जितने भी भूकंप आते हैं वो 8 से नीचे वाले भूकंप आते हैं। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में कहीं न कहीं हल्के भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। इसके बाद में पृथ्वी की संरचना जो हमारा मेन टॉपिक था, ये सारी चीज़ें जो अब तक हम पढ़ रहे थे ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। तो पृथ्वी की संरचना को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी उसको देखेंगे, कुछ नई जानकारी आपको यहाँ से मिलने की संभावना रहेगी। जैसे भूपरपट्टी है तो भूपरपट्टी को कहते हैं हम क्रस्ट, ठीक है। भूपरपट्टी को क्या कहा जाता है, द क्रस्ट। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और इसकी प्रवृत्ति जो है वो भंगुर है। भंगुर किसको कहते हैं, जो आसानी से टूट सके, आसानी से विस्थापित हो सके। तो भूपरपट्टी की जो नेचर होता है, भूपरपट्टी का जो कह सकते हैं प्रकृति होती है, वो भंगुर टाइप की होती है। महासागरों में भूपरपट्टी की जो मोटाई होती है 5 किलोमीटर तक होती है और महाद्वीपों की तुलना में यह कम होती है, क्योंकि महाद्वीपों में भूपरपट्टी की जो मोटाई है लगभग 30 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो 70 किलोमीटर तक देखी जाती है। अगर भूपरपट्टी के घनत्व की बात करें, डेंसिटी की, तो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है घनत्व होता है। और महासागरों के नीचे घनत्व जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जैसे आप मान सकते हैं 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में आता है मेंटल। मेंटल जो होता है ये भूपरपट्टी के नीचे वाला भाग होता है, जो मोह असंबद्धता, ठीक है, मोह असंबद्धता क्या होती है या मोह सांतत्यता क्या होती है, इसमें हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो भूपरपट्टी के नीचे मोह असांतत्य से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है, भूपरपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई वाला जो क्षेत्र है उसको मेंटल कहा जाता है, जिसे आप यहाँ भी देख पाएंगे। ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपकी जो क्रस्ट है, उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, ये मेंटल है। और 2900 किलोमीटर से केंद्र तक पृथ्वी के केंद्र तक, यानी लगभग 6.378 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक का ये क्रोड कहलाता है। तो क्रोड भी जो है दो भागों में बटी हुई है। ऊपर वाला हिस्सा जो क्रोड का होता है वो द्रव अवस्था में है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो ठोस अवस्था में है। तो द्रव और ठोस अवस्था में कितनी कितनी गहराई का अंतर पाया जाता है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है क्रोड का पृथ्वी के अंदर, वो द्रव अवस्था में है। और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है क्रोड का, वो कैसा है, ठोस अवस्था में है। तो मेंटल की हम बात कर रहे थे। मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक है क्रस्ट से लेकर के। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ये दुर्बलता मंडल कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर इसको कहा जाता है। लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है ये। और इसमें जो, जैसे आप देखेंगे जो आपकी ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है उसमें जो लावा निकलता है, ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर जब होता है इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब ये बाहर आ जाता है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तब इसका नाम लावा हो जाता है। तो अंदर जो लावा या मैग्मा होता है वो दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। ये मेंटल का ऊपरी भाग होता है। भूपरपट्टी और उसकी जो ऊपरी परत है दोनों मिलाकर के इसको हम कहते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, ठीक है। ये 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके बाद में जो सबसे अंतिम भाग है पृथ्वी का, सबसे नीचे का भाग है, वो क्रोड या कोर इसको कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर की
जो रेंज है उसमें यह द्रवावस्था में है और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6300 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वो ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की धरातल के अंदर गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व है, टेम्परेचर है या प्रेशर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो क्रोड़ का घनत्व जो होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। इसको नीफे परत भी कहा जाता है। नीफे परत मतलब निकल और फेरस, ठीक है, निकल और फेरम, निकल और लोहे से निर्मित है, इसलिए इसको नीफे परत कहा जाता है। ज्वालामुखी या ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियां होती हैं, स्थल रूप होते हैं, उनको देख लेते हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ एवं लावा निकल करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो क्या क्या चीजें निकलती हैं? गैसें निकलती हैं, राख निकलती है, लावा निकलता है और बहुत सारे चट्टानी पदार्थ जो कि तरल अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो निकल करके पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तो जो तरल पदार्थ होता है, जिसको हम जनरली लावा के नाम से जानते हैं, तो जब वह लावा पृथ्वी के अंदर होता है, यानी पृथ्वी के अंदर मेंटल के ऊपरी भाग में जब वो लावा होता है दुर्मंडा मंडल में, तब उसको मैग्मा का नाम दिया जाता है। और जैसे ही वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में धरातल पर आता है तो उसी मैग्मा को नाम क्या दे दिया जाता है? लावा नाम दे दिया जाता है। तो लावा और मैग्मा एक ही चीज है, इसको आप याद रखेंगे। यानी पृथ्वी के अंदर जब तक वो है तब वह मैग्मा कहला रहा है, और जब वह ऊपर आ रहा है, पृथ्वी के बाहर आ रहा है, तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। लावा में कौन कौन सी चीजों का मिश्रण होता है? जल खंडास्मी, ठीक है। ज्वल खंडास्मी का मतलब है जलने से जो खंड होते हैं या जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो ज्वल करके एक तरह की राख टाइप की जो है संरचना बनाते हैं, वह ज्वल खंडास्मी होती है। ज्वालामुखी बम, धूल कण हो गए, गैसें जैसे आपकी क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, इस प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक, इन सभी का मिश्रण होता है लावा, ठीक है, जो धरातल पर आना ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप धरातल पर देखने को मिलता है। ज्वालामुखी के प्रकार, अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। जैसे सील्ड ज्वालामुखी क्या होती है? सील्ड ज्वालामुखी जो होती है तरल लावा के ठंडे होने से निर्मित होती है और बेसाल्ट चट्टानें जनरली यहाँ पर पाई जाती हैं। लावा क्या होता है? फव्वारे के रूप में निकलता है और एक आकृति बनाता है सिंडर शंकु, ठीक है। तो सिंडर शंकु का कनेक्शन किससे है? सील्ड ज्वालामुखी से है, तो इसको आप याद रखेंगे। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है वो है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। इसके बाद में आता है मिश्रित ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं? ये बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान लावा उद्गार के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। निकास नली के आसपास इनका जमाव होता है, किसमें? लेयर के रूप में, परतों के रूप में। तो ये मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं। एक टर्म आता है आपका काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा को हिंदी में कहते हैं हम ज्वालामुखी कुंड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी इन्हीं को कहा जाता है, जो ज्वालामुखी कुंड होते हैं, काल्डेरा जो होते हैं। जब इनमें विस्फोट होता है तो नीचे धसाव पैदा हो जाता है, जिससे ज्वालामुखी कुंड का निर्माण होता है और इसकी आकृति लगभग सिमिलर होती है मिक्स्ड वोल्केनिक आकृति से, यानी मिश्रित ज्वालामुखी जैसी आकृति यह बनाते हैं। इसके बाद में आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस इसको कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकले लावा के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जब उसका विस्तार हो जाता है, फैल जाता है, तो उससे जो क्षेत्र निर्मित होता है, उससे जो क्षेत्र निर्माण होता है, उसको बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। और विशेष रूप से उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जो महाराष्ट्र का पठार है या दक्कन ट्रैप है, ये बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से जो लावा निकला था उसके दूर दूर तक फैल जाने के कारण हुआ है। इसके बाद में आते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो महासागरीय बेसिनों में 7000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली है। महासागरीय बेसिन मतलब महासागरों के अंदर 7000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में एक श्रृंखला के रूप में यह फैले हुए हैं। और इस श्रृंखला में बहुत प्रकार के ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस पूरी सीरीज में, इस पूरी श्रृंखला में जो ज्वालामुखी हैं उनको, या ज्वालामुखियों से निर्मित जो आकृतियां हैं, उनको सम्मिलित रूप से मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, ठीक है। ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। लावा के ठंडे होने के स्थान पर जो आग्नेय सेलें, या कट कट गया है, इसको आग्नेय सेलें समझें आप, आग्नेय सेलों का वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ज्वालामुखी सेलें। ज्वालामुखी सेलें, ज्वालामुखी सेलों में अगर आप जैसे समझें तो लावा का धरातल पर पहुंचकर ठंडा होना, यानी ज्वालामुखी सेलें जो होती हैं वो किससे निर्मित होती हैं? जब ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो लावा निकलता है वो धरातल पर पहुंच जाता है और ठंडा होकर के जम जाता है, तो ज्वालामुखी सेलों का निर्माण करता है। दूसरा है पातालीय सेल।
या प्लूटोनिक सेल इसको कहा जाता है। तो लावा जब धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाए, मतलब वो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप बाहर न निकल करके ज्वालामुखी के अंदर ही या पृथ्वी के धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है और जम जाता है, तो अंतर्वेधी आकृतियों का निर्माण होता है और वो सारी जो शैलें होती हैं, चट्टानें जो होती हैं उसके अंतर्गत, वो पातालीय शैलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो लावा के जमने के फलस्वरूप जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? मैग्मा के बड़े पिंड का भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा होकर गुंबद के रूप में जब उसका विकास होता है तो उसको बैथोलिथ कहा जाता है। और ये ग्रेनाइट के बने हुए पिंड होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि आपके पास जैसे एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें ये और आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है। गुंबद के रूप में, जैसे मान के चलिए मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताता हूँ कि जैसे ये नीचे ये ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है, ठीक है, अंदर, तो इसको मैग्मा ही कहते हैं। तो ये अब जो मैग्ना ऊपर की तरफ यानी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की ओर जाकर के जब ये बाहर न निकल पाए और ये गुंबद के रूप में इस तरीके से जमा हो जाए, ठीक है, गुंबद के रूप में इस तरीके की आकृति बना ले, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हम बैथोलिथ कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में लैकोलिथ आता है। लैकोलिथ किसको कहते हैं? गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है, उसको हम लैकोलिथ कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर आप देखें तो लैकोलिथ की आकृति ये है। तल इसका देखिए आप समतल है, ऊपर की तरफ गुंबदनुमा आकृति बनी हुई है और इसका जो लावा का जो सोर्स है या मैग्मा का जो सोर्स है वो नीचे एक नली यानी पाइपमा नली के आधार से जुड़ा हुआ है। ये पूरा क्षेत्र जो है जिसमें जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये मैग्मा का पूरा भंडार है और इस मैग्मा के भंडार से एक नली नुमा आकृति के द्वारा ये जो लैकोलिथ की क्षेत्र जो है ये जुड़ा हुआ है। धरातल इसका समतल होता है, ऊपर आकृति इसकी गुंबदनुमा होती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसको। इसके बाद में धरातल के मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से इसकी समानता होती है और इसका उदाहरण है कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की गुंबदनुमा पहाड़ियाँ। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट पठारों की चट्टानों की जो गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं वो लगभग लैकोलिथ जैसी आकृतियाँ बनाती हैं। इसके बाद में लैपोलिथ आता है। मैग्मा जब तस्तरी के आकार में जम जाता है, मैग्मा ठंडा होकर के तस्तरी नुमा आकृति बनाता है, तो उसको लैपोलिथ कहा जाता है। इसके बाद में फैकोलिथ आता है। ये एक प्रकार की पातली आग्नेय चट्टान होती है जो लहरदार वलित चट्टानों वाले इलाके में मैग्मा के ऊपर उठने और चट्टानी जो लेयर होती हैं, संस्तर जो होते हैं, उनके बीच में जमने से बनती है। इसके बाद में आता है आपका सिल। सिल जो होता है ये अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों का एक क्षैतिज तल में चादर के रूप में, सीट के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। और जो सिल होती है अगर वो कम मोटाई की है तो उसको सीट कहा जाएगा, ज़्यादा मोटाई की है तो उसको सिल कहा जाएगा। ठीक है, ये दो तरह से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपका डाइक आता है। डाइक का मतलब है लावा जब दरारों में धरातल के समतल ठंडा होकर के दीवार जैसी आकृति बनाता है तो उसको डाइक कहा जाता है।